गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कॉलर बीएड के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं जिसमें सेमेस्टर 2 का पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो सेमेस्टर 2 का लर्निंग एंड टीचिंग पेपर है उसका क्या सिलेबस है, क्या कुछ पढ़ना है, उसमें कंटेंट्स क्या है, कितने मार्क्स का आता है, किस तरह का क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं लर्निंग और टीचिंग में विनोबा भावे का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग किस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा टॉपिक है, क्या कुछ पढ़ना है, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें आज देखेंगे। देखिए विनोबा भावे का सेमेस्टर 2 का, जबकि अब ये पेपर 6 हो चुका है तो हम लोग देखिए लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। इसमें इंटरनल असेसमेंट जो है वो हमारा 20 मार्क्स का है, एक्सटर्नल 80 मार्क्स का है। स्पेशली ये जो पेपर है वो लर्निंग और टीचिंग पे बेस्ड है, किस प्रकार से लर्निंग कैसे होता है बच्चों में, किस प्रकार से कौन कौन से थ्योरी हैं थॉर्नडाइक के, क्रो एंड क्रो, कोहलर, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। आप देखेंगे इसके बाद जो है यूनिट 1 में आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साइकोलॉजी, कंटेंट, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, वेरिएबल्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, लर्नर बिहेवियर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। रोल ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी में टीचिंग का क्या रोल है, किस प्रकार से टीचिंग करते समय हम लोग जो है साइकोलॉजी का यूज कर सकते हैं, बच्चे कैसे अधिगम करते हैं, बच्चों में किस प्रकार से अधिगम होता है, छोटे बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, जो उच्च हायर एजुकेशन है वो कैसे होगा, उसमें कैसे अधिगम होता है। छोटे बच्चों को देखेंगे अब अलग अलग टीचिंग की प्रोसेस है, उनके साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे अब स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन हो चुका है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देना। जबकि हमारा जो एंशियंट सिस्टम था, जो हमारा पौराणिक शिक्षा पद्धति थी, वो क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक केंद्रित करने का मतलब है कि शिक्षक अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी उनके अंदर ज्ञान होता था वो बच्चों के ऊपर देते थे। बच्चों में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट है या नहीं, बट उनको सीखना पड़ता था। लेकिन आज की जो जो शिक्षा नीति है या आज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या है, एकदम बच्चों पे फोकस किया गया है कि बच्चों के इंटरेस्ट को पहले जानिए कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। उसका मेडिकल में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में है, वो टीचिंग लाइन में है, उसमें आर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको क्या म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। वो जिस भी फील्ड में उसको इंटरेस्ट है उसी फील्ड में उसको शिक्षा देना चाहिए, उसी फील्ड में उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में देख रहे हैं कि रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, approaches of learning, introduction or to learning concept and importance, behavioral trial error, conditioning, classical operant and social learning, cognitive, ये सब जो थ्योरी आप देखेंगे आगे, जैसे कि थॉर्नडाइक का क्या थ्योरी था, क्या कैसे उन्होंने जो है अलग अलग जो पशुओं पे जो थ्योरी अप्लाई करा, कैसे कैसे उन्होंने ट्रायल एरर मेथड किया, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसी पेपर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ लर्निंग यूनिट 2 में आप देखेंगे नेचर ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस, बुद्धि से संबंधित जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई है, कैसे क्रिएटिविटी क्या है, कॉन्सेप्ट, उसका रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस, टेक्निक्स ऑफ द फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, नेचर एंड असेसमेंट, किस प्रकार से पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ता है, पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पेपर में देखेंगे, ठीक है। यूनिट 3 में आप देखेंगे कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग इस यूनिट में, इस जो पेपर में है लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं फेजेस एंड ऑपरेशन ऑफ द टीचिंग टास्क, टाइप ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इंक्लूसिव टीचिंग, टीचिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस पेपर में देखेंगे यूनिट 3 में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यूनिट 4 की तरफ अगर देखते हैं तो यूनिट 4 में जो है मैच्योरेशन कॉन्सेप्ट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे। अटेंशन क्या है, कैसे ध्यान करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका टाइप्स क्या है,
एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, उसमें फैटिक थकान देखेंगे कि कैसे थकान होता है, उसका क्या कारण होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार का फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करता है, कैसे लोग जो है उससे प्रभावित होते हैं, उसको प्रभावित होने का कारण क्या है, फैक्टर्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है यूनिट 4 में देखेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसमें जुड़ा है, दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन के साथ साथ देखिए मैस्लोस थ्योरी भी इसमें है। तो मोटिवेशन कैसे है, कैसे बच्चे पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करना चाहिए, किस प्रकार से लर्निंग के लिए मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, या अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है या उसमें लर्निंग नहीं हो रही है तो मोटिवेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप यूनिट 5 में देखेंगे, यूनिट 5 में मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग में आप देखेंगे थिंकिंग प्रोसेस कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका टूल्स क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ थिंकिंग देखेंगे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है, क्रिटिकल है, रिफ्लेक्टिव है, लैटरल थिंकिंग है, मेंटल प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है थिंकिंग से रिलेटेड है, किस प्रकार से ये सारा इफेक्ट करता है उसमें, उसका मेमोरी जैसे जो है आप ध्यान करते हैं, आप जो याददाश्त कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको डेवलप कैसे किया जा सकता है, मेमोरी को जो है डेवलप करने का क्या स्ट्रैटेजी प्लान होता है। आप देखेंगे कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेता है और एक लंबे समय तक याद रखता है, ठीक है। और कभी कभी आप देखेंगे ये भी कि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद जो है तुरंत पढ़ा और फिर भूल जाता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारा वजह होता है। इवन हम कहेंगे कि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर चीज़ों को आप पढ़ेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे अभी क्या है कि आप मान लीजिए कि देख रहे हो आप यूनिट से रिलेटेड, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा कि फिर प्रेशर बढ़ जाता है कि सडन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ना है। और अगर आप जो भी चीज़ जैसे डे बाय डे क्लासेस चल रहा है, इस क्लास को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलोगे, टाइम टू टाइम देखते चलोगे, चीज़ों को, टॉपिक्स को पढ़ते चलोगे, रिवाइज करते चलोगे, तो क्या होगा कि एक लंबे समय तक मेमोरी में वो रहेगा और ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें मेमोरी भी है, इमेजिनेशन भी है, इमेजिनेशन कल्पना, उसमें आप किस प्रकार से उसका मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, और उसको जो शैक्षिक महत्व क्या है, उसको एजुकेशन में उसका क्या है महत्व है। देखिए ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप। ग्रुप डायनेमिक्स जो आपका यूनिट 6 में है, जो अंतिम टॉपिक है या अंतिम यूनिट है, उसमें आप देखेंगे कि ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग ग्रुप माइंडसेट। आप देखोगे कि जैसे सर्वे वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ें जो होती है ना, बच्चों को ग्रुप में दिया जाता है, कोई भी असाइनमेंट हो गया या कोई तरह का टास्क दिया जाता है कि आप सभी जो है 10 का ग्रुप बना हुआ है, वो 10 के ग्रुप में जा कर के आप उसको उस वर्क को कंप्लीट करो। तो कैसे ग्रुप में माइंडसेट डेवलप किया जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, उसका क्या पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट होता है। बहुत बार चीज़ें क्या होती है कि आप बच्चों से जैसे 10 लोगों का माइंडसेट मिलता नहीं है, ठीक है, कुछ लोग अलग सोच रहे हो, कुछ लोग अलग सोच रहे हो, बट क्या है डिसीजन, कोई एक डिसीजन लेना है, तो उस कंडीशन में क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को आप आपस में डिस्कस करके, आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन बना करके एक डिसीजन पे जाना होता है, तो वो ग्रुप डायनेमिक्स में या ग्रुप लर्निंग में स्ट्रेटजी में काम आता है। तो ये था सिलेबस क्या है। सिलेबस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो लर्निंग टीचिंग जो हमारा पेपर है सेमेस्टर 2 में, वो क्या है, उसमें क्या कुछ पढ़ना है, ये आप लोग खूब अच्छे से समझ चुके होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, डिस्कस करना है। अब देखिए जैसा कि इसमें लर्निंग एंड टीचिंग जो आप इसका जो आप देख पा रहे होंगे, लर्निंग एंड टीचिंग, तो लर्निंग आज हम लोग अधिगम को समझते हैं कि अधिगम एक्चुअली में है क्या चीज़, ठीक है ना। अधिगम क्या होता है, अब कैसे होता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, अधिगम को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं या अधिगम को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज जो दिया हुआ है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग। लर्निंग मीन्स व्हाट, सीखना। सीखते कैसे हैं हम लोग, कैसे किसी व्यक्ति में हम कहेंगे कि लर्निंग हो रहा है या सीख चुका है या वो अधिगम कर रहा है, कैसे कहेंगे। तो उसके लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों से सीखता है।
सिचुएशन आप बहुत टाइम देखेंगे कि जैसे आपके घर में कोई तरह का कुछ ट्रेजेडी हो गया या कुछ कोई फंक्शन है या कोई भी चीज़ है, आप बहुत सारी चीज़ों को क्या होता है उस कंडीशन में सीख पाते हो, सिचुएशन में सीखते हो, देख करके सीखते हो या अनुभव करके सीखते हो या कोई ट्रेनिंग से भी सीखते हो। तो परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं हम लोग की अधिगम की पहचान को क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, यही सीखना है। इट मीन्स दैट व्यवहार में परिवर्तन है, वही सीखना है। अगर व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, दैट मीन्स लर्निंग हो रहा है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करोगे या कह सकते हो कि सर व्यवहार में तो बहुत तरह से परिवर्तन होता है, तो क्या व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर मादक पदार्थों का सेवन करता है, ठीक है, मादक पदार्थ मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई शराब पी करके आ रहा है, उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, क्या वो लर्निंग है? नहीं, दैट इज नॉट लर्निंग, वो लर्निंग नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति क्या है, बीमार पड़ गया है, तो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है बीमारी में, तो क्या वो लर्निंग है? दैट इज नॉट लर्निंग, वो भी लर्निंग नहीं है, वो भी अधिगम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि परिपक्वता के आधार पे भी उसमें क्या होता है, लर्निंग होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट लर्निंग, वो भी लर्निंग नहीं है। तो एक्चुअली में लर्निंग होता कैसे है? तो लर्निंग के लिए हम लोग देखेंगे कि कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए या 3 में कोई एक चीज़ होनी चाहिए, तब क्या कह सकते हैं कि हम लोग लर्निंग है। वो 3 चीज़ें क्या है, कह सकते हैं हम लोग अभ्यास से, अभ्यास, ठीक है। पहली चीज क्या हो गई, अभ्यास। आप जैसे कोई चीज को अभ्यास कैसे करते हो? जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, साइकिल चलाना सीखते हो, कार चलाना सीखते हो, कैसे सीखते हो आप? बताओ कैसे सीखते हो आप सीखते हो अभ्यास करके। जैसे आपको अगर साइकिल चलाना सीखना है तो आप प्रैक्टिस करते हो, कार चलाना सीखता है तो आप ट्रेनिंग करने जाते हो या अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, गिरते हो फिर सीखते हो, फिर गिरते हो फिर सीखते हो। तो आप अभ्यास करके वो लर्निंग करते हो। दैट लर्निंग विल बी मीन्स दैट क्या कह सकते हैं, अस्थायी होनी चाहिए। अस्थायी मतलब क्या है कि जो लर्निंग होगा, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, वो अस्थायी होना चाहिए, ठीक। तो अभ्यास से हो गया। दूसरा क्या हो गया, अनुभव। बहुत बार आप देखेंगे कि अनुभव के आधार पर आपके व्यवहार में, जैसे कोई चीज कर रहे हो आप, जैसे मान लो कि जैसे बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है और आग है, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है कि उसका हाथ लगाता है, जल जाता है, उसको क्या वो अनुभव हुआ, अनुभव हुआ, अनुभव से वो सीखा क्या सीखा कि अगर हम आग में हाथ देंगे तो जल जाएगा। अब क्या करेगा, वो स्किप करेगा, जहाँ पे आग है वहाँ पे वो अवॉइड करेगा, बचेगा, वहाँ पर नहीं जाएगा। तो वो कैसे सीखा, वो अनुभव के आधार पर सीखा। और कैसा परिवर्तन हुआ, अस्थायी परिवर्तन हुआ। दैट इज अस्थायी परिवर्तन, दैट इज ऑल्सो लर्निंग, ठीक। अब क्या है तीसरा जो आप लोग कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो पहले बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो, है ना। आप क्या कह रहे हो, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक। किस चीज़ के लिए, शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कर रहे हो कि शिक्षक कैसे बने, उसके लिए प्रशिक्षण कर रहे हो, है ना। तो प्रशिक्षण प्राप्त करके भी जो आपका लर्निंग होगा, जैसे मतलब आप अभी पढ़ा रहे हो, जैसे तैसे पढ़ा रहे हो, मान लो जब आप प्रशिक्षण प्राप्त करके पढ़ाओगे तब क्या होगा, तब होगा लर्निंग, मीन्स अस्थायी लर्निंग होगा। तब आपका क्या होगा, अस्थायी परिवर्तन होगा आपके व्यवहार में। अब आप जब पढ़ाओगे तो बेहतर पढ़ाओगे, अब आप चीज़ों को समझ करके पढ़ाओगे, साइकोलॉजी को यूज करके पढ़ाओगे, टूल्स को यूज करके पढ़ाओगे, टेक्निक से पढ़ाओगे, विभिन्न टीचिंग मेथड्स को यूज़ करोगे। ये सारी चीज़ें जो है आप इसके आधार पर सीखोगे, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। अब देखिए कुछ परिभाषा है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। कुछ परिभाषा है, जैसे आप देखिए गिलफोर्ड ने क्या कहा है सीखने के बारे में या लर्निंग के बारे में, क्या कहा है इन्होंने कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। इट मीन्स व्यवहार से व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे कोई 2 स्टूडेंट है, ठीक है, कोई 2 स्टूडेंट आ रहा है, ठीक, स्टूडेंट आए, आप कहीं पे भी आए, कॉलेज में आए या कहीं पर आए,
शिक्षक हैं, इन्होंने इसको क्या कहा, गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है। ये दूसरा, सपोज दैट ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। ये आया पहला दिन गुड मॉर्निंग बोला, इसको पता नहीं था कि सुबह में जो है गुड मॉर्निंग बोला जाता है या टीचर्स को इस तरह कहा जाता है। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, अब क्या हुआ, ये इस चीज़ को व्यवहार से देख रहा है, इसके व्यवहार से देख रहा है कि सुबह में टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। अब क्या हुआ कि जब नेक्स्ट डे अब आएगा तो क्या करेगा, इसको देख करके इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, इट मीन्स इसके व्यवहार से इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ कि दोनों लोग गुड मॉर्निंग बोलने लगा। तो एक चीज सीखा, वो कैसे सीखा, उसके व्यवहार से सीखा, दैट इज व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन भी सीखना है। ये किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। स्किनर ने क्या कहा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर मतलब आगे की तरफ बढ़ता हुआ, जैसे जैसे व्यवहार, जैसे जैसे सीखेंगे आप सामंजस्य स्टेब्लिश करोगे, किसके साथ, समाज के साथ, किसके साथ, वातावरण के साथ, किसके साथ, लोगों के साथ। आपका ट्यूनिंग, आपका जो सामंजस्य है वो आप बेहतर होता चला जाएगा और आप सीखते चले जाओगे जैसे जैसे लर्निंग होता है। जैसे ना आप देखते होंगे कि कोई एक पढ़ा लिखा इंसान या जिसके अंदर ज्ञान है या अनुभव है, लोग उससे सीखते हैं, उसके अगल बगल बैठते हैं ताकि वो कुछ चीज़ें सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन हो पाए। जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, और सीखना क्या है, जैसे हम लोग शुरू में ही देखें कि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। उसी आधार पर क्रो एंड क्रो ने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदत का अर्जन, जैसे सीखेंगे तो कुछ आदतें बनेंगी, ज्ञान बढ़ेगा और अभिवृत्तियों का अर्जन होगा, मतलब आप लोगे, कहने का मतलब है कि आप सीखोगे, अर्निंग होगा। तो वो भी क्या कहता है, सीखना है। जैसे अलग अलग जो है शिक्षाविदों ने अपने तरीके से इसको डिफाइन करा है, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया, नई चीज़ों को सीखना ही ज्ञान है। जैसे आप देख पा रहे हैं सभी का, जब हम लोग जब कंक्लूजन पे आएंगे या जब हम लोग देखेंगे, अलग अलग जो शिक्षाविद है उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग इज यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक है, मतलब सबको सब लोग मानता है, सार्वभौमिक है, जो सबको पता है, सब लोग उसको मानता है, स्वीकार करता है, दैट इज सार्वभौमिक। तो लर्निंग इज यूनिवर्सल। दूसरा क्या है, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। लर्निंग जो भी होता है वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। एक मिनट, हाँ, लर्निंग क्या होता है कि गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड मतलब उद्देश्यपूर्ण होता है। लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग चलता है, मीन्स जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाला है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक लर्निंग होता ही चलेगा, ठीक है। लर्निंग क्या है, अनुभवों का संगठन है। जैसे बहुत सारा अनुभव, जैसे आप देखते हो घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो परिस्थितियों को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं, जिसमें हम लोग बहुत जल्दी परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए वो चीज़ें आम होती है, वो बहुत आसानी से उसको टैकल कर लेते हैं। तो वो अनुभवों का संगठन भी लर्निंग है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन। समायोजन क्या है, एडजस्ट करना। जैसे विपरीत परिस्थितियों में आप देखेंगे एडजस्ट करना, जैसे बहुत गर्मी लग रहा है, अब क्या बेचैन होकर के इधर उधर जा रहा है, नहीं, उसको एडजस्ट करना है कि गर्मी है तो गर्मी पड़ेगा, बरसात है तो पानी पड़ेगा, अब उसको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो समायोजन की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ग्रेजुअल, सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है और वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्रम के अनुसार। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्या देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग और लर्निंग एक्चुअली में है क्या, वो हम लोग देखें। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओके देन, फिर आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।